कामत मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज के बारे में बहुत ही अच्छी चर्चा की थी, जिसमें हमने मूलधन, मिश्र धन, समय और दर इन सब के बारे में ही बहुत ही आधारभूत रूप से बेसिक सारी जानकारी आपको दी थी। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह के एडिट के जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। तो ये पिछला वीडियो देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज का जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो कर रहे हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो जब तक हमें वो साधारण ब्याज की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी, उसकी हम आधारभूत सारी जानकारी जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, किस तरह से ब्याज की गणना की जाती है, ये हमें जब तक जानकारी नहीं होगी प्रॉपर रूप से, तब तक चक्रवृद्धि ब्याज हमें सही रूप से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, उसको हम शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन और कर दूं कि आप जब भी वीडियो देखें तो आप साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आप खुद चाहेंगे कि उसे नोट किया जाए, ताकि जब भी आप इसको पुनः जब अभ्यास प्रश्न करेंगे, जब दोहरान करेंगे, उस समय आपको उन फॉर्मूलों की वगैरह जरूरत पड़ेगी, तो आप आसानी के साथ बिना आप समय गवाए उन प्रश्नों को भी कर पाएंगे और आपके समय की भी बचत होगी। चलिए, तो हम शुरू कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इसको शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें साधारण ब्याज की विशेष रूप से जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें साधारण ब्याज की सही जानकारी नहीं मिलेगी कि इसकी गणना किस तरह से की जाती है, तो हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर नहीं कर पाएंगे और जो प्रश्न होंगे वो हमारे गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज में हमने जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, मूल रूप से ये जो चीजें देखी थी, उसमें जो शब्द मिले थे हमें, एक तो मिला था मूलधन, दूसरा उसमें शब्द था समय, तीसरा दर। ठीक है, और उसके बाद में चौथा जो है उसमें हमने मिश्र धन की भी चर्चा की थी और साथ में साधारण ब्याज की चर्चा की थी। ठीक, ये जो पांच चीजें हैं, इनमें से ये जो चार जो है, जैसे मूलधन है, समय है, दर है और ये मिश्र धन, ये चारों ही जो आधारभूत जो जानकारी है, इनकी जरूरत हमें चक्रवृद्धि ब्याज जब करेंगे उसमें भी हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज वास्तव में है क्या। ठीक है, तो पहले से हम एक बार इस साधारण ब्याज को समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने किसी को 1000 रुपये उधार दिए या कहीं से हमने 1000 रुपये उधार लिए। ठीक है, समय जो ले रहे हैं, जैसे समय हम गणना करते हैं 3 वर्ष की, ताकि दोनों ही चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। फिर जब हम इस तरह के जो प्रश्न करेंगे तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा जो दर जो है वो हम मान रहे हैं जैसे 10% वार्षिक। ठीक है, यानी मैंने 1000 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से उधार लिए है। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया है कि क्या मैंने साधारण ब्याज से वो राशि उधार ली है या मैंने उस राशि को चक्रवृद्धि ब्याज से ली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि अगर यही राशि हम साधारण ब्याज से अगर उधार लेते तो हमें कितना ब्याज 3 वर्ष के बाद में चुकाना पड़ता है, तब जाके हमें ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह से कीजिए ये भी हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम इसका साधारण ब्याज अगर ज्ञात करना हो तो हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न किए। क्या करना पड़ता है, सिंपल सा है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। तो मूलधन जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 1000 रुपये, समय जो है वो 3 वर्ष है और दर कितनी दी हुई है 10% बट्टा 100, 2 जीरो कट कर दिए, कितने आ गए 300 रुपये। यानी हमें कुल मिलाकर 3 वर्ष में कितना ब्याज देना पड़ेगा, हमें 300 रुपये। अब इसको हम दूसरे तरीके से अगर समझे तो बिल्कुल सामान्य से हम अगर प्रति वर्ष की गणना करें, जब हम 3 वर्ष की गणना कर रहे हैं तो हम एक वर्ष की अगर गणना करें तो हम ये चीज सही से समझ में आएगी। मूलधन जो है, जैसे पहले साल 1000 रुपये मूलधन है और समय कितना ले रहे हैं हम 1 वर्ष और दर जो है वो 10%, यानी पहले साल हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, यानी 100 रुपये। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरे वर्ष में भी अपन ज्ञात करें तो दूसरे साल में भी समय कितना होगा, 1 वर्ष होगा और दर वो की रहेगी 100 दूसरे वर्ष में अपन को देने पड़ेंगे और 100 रुपये तीसरे वर्ष के। इस तरह से हमें कितने देने पड़ रहे हैं, 300 रुपये। ये तो है एक साधारण ब्याज।
ठीक है, या इसे दूसरे शब्दों में कहे तो सरल ब्याज। तो ये तो है। अब हमें क्या करना है, अब हम उस चक्रवृद्धि ब्याज को भी थोड़ा समझते हैं कि वास्तव में ये क्या चीज़ है। क्योंकि प्रश्न जो चक्रवृद्धि ब्याज के जो ज़्यादा अच्छे प्रश्न बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी ये अच्छे प्रश्न आते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यही मूलधन जब हम 3 वर्ष के लिए इसी दर से अगर उधार ले तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए इसको वापस अपन एक बार देखते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज में वास्तव में होता क्या है, जैसे ये हमने मूलधन कितने वर्ष के लिए उधार लिया, 3 वर्ष के लिए। तो अगर हम इसका सबसे पहले वर्ष का ब्याज हम ज्ञात करें, प्रथम वर्ष में हमें कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, यानी वही हम सबसे पहले तो राशि कितनी है हमारी 1000 रुपये, समय 1 वर्ष और दर कितनी है 10%। यानी हमें जो पहले वर्ष जो ब्याज चुकाना है वो कितना चुकाना है, हमें 100 रुपये। ठीक है, ये तो बिल्कुल जैसे साधारण ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। यानी ऐसा प्रश्न भी कंपटीशन में आपको जरूर मिलेगा कि ऐसा वह कौन से समय अवधि है जिस समय साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की राशि बराबर होती है। ये एक अच्छा प्रश्न बनता है, तो आप ध्यान रखें। उसके लिए आपका आंसर क्या होगा, समय 1 वर्ष। यानी पहले वर्ष में जब हम साधारण ब्याज की गणना करेंगे या चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे तो दोनों के लिए ब्याज की राशि समान आएगी। ठीक है, अब जब दूसरे वर्ष की हम जब बात करें, दूसरे वर्ष में अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो वहां पर तो आपका मूलधन वही रहता है, वही 1 साल का अगला समय है और वही दर % है। तो आपको जो ब्याज कितना मिलेगा वो 100 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना पड़ता है, जब हम दूसरे वर्ष में ब्याज की गणना करेंगे तो पहले वर्ष का जो ब्याज आपको चुकाना है, ये ब्याज की राशि भी उस दूसरे वर्ष के मूलधन में जोड़ दी जाती है। यानी हमने मूलधन कितना उधार लिया था, 1000 रुपये, लेकिन 1 साल जैसे ही पूरा होगा तो हमें ये 100 रुपये का जो ब्याज की राशि है वो भी हमें इसमें जोड़ दी जाएगी। तो हमें हमारा जो मूलधन अगले साल का जो होगा वो कितना होगा, 1100 रुपये। अब हमें जो ब्याज देना पड़ेगा वो 1100 पर देना पड़ेगा। जबकि साधारण ब्याज में क्या था, आपके लिए मूलधन की राशि वही हर बार 1000 रुपये की थी, तो उस पर हम गणना आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरे वर्ष के लिए हमें अगर ब्याज की गणना करनी हो तो देखिए मूलधन कितना है अब हमारे 1100 रुपये, समय दूसरा 1 वर्ष, वो भी 1 वर्ष की मान रहे हैं अपन, और दर कितनी है 10%। यानी इस बार जो है ब्याज कितनी राशि बनेगी, 11 को 10 से गुणा कर दिया, 110 रुपये। यानी दूसरे वर्ष जो हमें ब्याज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 110 रुपये। अब यही बात हम अगर तीसरे वर्ष के लिए लागू करें तो तीसरे वर्ष में क्या होगा, जो हमारा मूलधन है, अब मूलधन में कौन सा ध्यान रखें, वह मूलधन नहीं जो आपने उधार लिया था 1000 रुपये, उससे अब इसमें कोई मतलब नहीं है। यानी दूसरे वर्ष का जो आपका मूलधन था कितना था, 1100 रुपये। अब इस 1100 रुपये में दूसरे वर्ष का ब्याज इसमें जोड़ा जाएगा। यानी राशि जो बन गई है वो कितनी बनी है, 0 1 2 1 1210 रुपये। ये आपका तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। यानी हर प्रतिवर्ष जितना ब्याज बनेगा उसकी राशि मूलधन में जोड़कर नया मूलधन निर्धारित किया जाता है। इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब इसका हम जब ब्याज निकालेंगे तीसरे वर्ष का, तो मूलधन कितना है हमारा 2110, समय वही तीसरे वर्ष के 1 वर्ष का, और दर है 10%। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0, 0 से 0, यानी इस बार हो गए हैं 121 रुपये। यानी अब अगर तीनों ही वर्ष के कुल ब्याज की गणना करें तो हमको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। पहले वर्ष हमने कितने रुपए चुकाए ब्याज के, 100 रुपये। दूसरे वर्ष ब्याज की राशि बढ़कर कितनी हो गई, 110 रुपये। और तीसरे वर्ष यही राशि बढ़कर कितनी हो गई, 121 रुपये। यानी कुल मिलाकर हमें 100, 200, 300 और 31 रुपये ब्याज के रूप में चुकाने पड़ेंगे। यानी अगर यही राशि हम अगर साधारण ब्याज से लेते तो हमने अभी देखा था कितने रुपए हम चुका रहे थे, तीनों वर्ष के लिए 100 रुपये यानी 300 रुपये चुका रहे थे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें 31 रुपये ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। इसीलिए सभी कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की जो गणना होती है वो इससे ज्यादा होती है, ब्याज भी अधिक बनता है, क्योंकि वो ब्याज के ऊपर वापस ब्याज की गणना करता है। तो ये जब तक हमें दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा
तब तक हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, साधारण ब्याज में क्या होता है, आपको प्रति वर्ष वही मूलधन रहेगा और उसी मूलधन से उसी दर से आपको वही ब्याज की राशि आपको प्राप्त होगी। यानी जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो हम एक साथ एक ही फॉर्मूले से अगर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का ब्याज हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम इस तरह से ब्याज की गणना नहीं कर सकते। उसके लिए हमें विशेष रूप से फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूले के द्वारा ही हम इस तरह से 2 वर्ष या 3 वर्ष जितना भी समय है उसके हम ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार तो हम फॉर्मूले पे नजर डालते हैं इसमें से कौन कौन से फॉर्मूले जो हमारे उपयोगी होने वाले हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसमें आप ध्यान रखें, जो हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं उसमें हम सीधे ही ब्याज की गणना कर लेते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हमें जो मिलेगा वो हम सबसे पहले हम क्या इसमें मिश्रधन ज्ञात होगा। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 इसकी घात समय। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हमें इसमें क्या होगा, मिश्रधन पहले प्राप्त होगा और मिश्रधन के बाद में फिर हमें चक्रवृद्धि ब्याज की राशि प्राप्त होगी। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से उसमें आपने साधारण ब्याज में देखा था कि हमने मिश्रधन को बाद में ज्ञात किया था, ब्याज पहले ज्ञात किया था और ब्याज को हमने जब मूलधन में जोड़ा था तो हमें क्या मिला था, मिश्रधन। यानी मिश्रधन क्या था, वापस उसका दोहरान कर दिया। जब हमने मूलधन में ब्याज की राशि जोड़ी तो वो बना था मिश्रधन। ठीक है, तो अब अगर हम मिश्रधन में से ब्याज की राशि को अगर माइनस कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन। और अगर हम मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें कैसे मिलेगा, ये जो हम मिश्रधन ज्ञात कर रहे हैं इस मिश्रधन में से मूलधन को हम माइनस करेंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात होगा। ठीक है, ये जो 2 फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों की सहायता से हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा स्पेशल दिख रहा है लेकिन जब प्रश्न इसको करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रश्नों को हल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मूलधन है 10,000 रुपये, हमने कहीं से 10,000 रुपये उधार लिए और दर दी हुई है 10% वार्षिक और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, यह प्रश्न है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न में हो सकता है कि हमें मिश्रधन पूछे कि मिश्रधन बताइए कितना है, या सीधे ही वो ये पूछ सकता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। दोनों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन अगर प्रश्न में ध्यान रखें अगर वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछा गया है तो हम सीधे इसकी गणना नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा और मिश्रधन में से हम मूलधन को माइनस करके चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। कहीं कहीं गाइड में आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा फॉर्मूला भी दिया हुआ दिखेगा, लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला उपयोग करने का सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ध्यान रखें ये जो फॉर्मूला जो है, देखिए आपको कहीं गाइड में तो ये फॉर्मूला मिलेगा कि मूलधन प्लस ब्रैकेट 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय माइनस मूलधन। कहीं तो आपको गाइड में ये फॉर्मूला मिलेगा और कहीं कहीं जो है मूलधन को पहले कॉमन ले लिया होगा। इस तरह से मूलधन को कॉमन ले अगर तो पीछे जो बचेगा वो आपके 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय -1। ठीक है, इस तरह के 2 तरह के फॉर्मूले आपकी गाइड में दिए हुए होंगे, लेकिन जहां तक हो सके आप इन फॉर्मूला का उपयोग नहीं करें। नहीं करने का कारण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब भी ये वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें आपको क्या होगा, कई बार आप मूलधन को हमें यहाँ 2 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा और पीछे भी लिखना पड़ेगा। और जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कई बार क्या होता है, गलती से हम इस मूलधन को जो इस गुणा भाग में हम उपयोग ले लेते हैं या उसको काटने में उपयोग ले लेते हैं, तो हमारे आंसर जो होते हैं वो गलत आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, जहां तक हो सके आप सबसे पहले मिश्रधन को अलग ज्ञात कर दीजिए और उसके बाद में मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दीजिए, तो आपके आंसर कहीं भी गलत नहीं आएंगे। चलिए अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, मिश्रधन ज्ञात करें। अब मिश्रधन को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला है उसमें इनके मान रखते हैं। मूलधन है कितना है हमारे पास, 10,000 रुपये।
गुणा 1 प्लस दर कितनी है 10%, तो 10/100 और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम 10,000 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो राशि है इसको हमें क्या करना है, हम इसको भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, आप चाहे तो इसका लसब लेके भी कर सकते हैं या सीधा भी करें तो 100 एकम 100, 100 में 10 जोड़ दिए कितने हो गए 110/100। ठीक है, घात कितनी है 3, तो इसको हम 3 बार इसको लिख के सॉल्व करेंगे। 10,000 गुणा 110/100 गुणा 110/100 और गुणा 110/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी जो राशि बची वो बची है 110 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, अब हम इनको जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले 11 को 11 से गुणा कर दिया, कितने होंगे 121 0। अब इसको वापस 11 से गुणा कर दीजिए, 0 1 2 1 0 1 2 और 1 0 1 3 3 और 1, यानी जो राशि है ये वो कितनी आई है 13,310 रुपये। ठीक है, ये जो आई ये राशि कौन सा है, ये मिश्रधन। अब अगर हम मिश्रधन ही पूछा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर वहाँ प्रश्न में हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना है, मिश्रधन में से मूलधन घटाना है। यानी मिश्रधन की राशि है 13,310, इसमें से हमें 10,000 की राशि घटानी है, यानी 3,310 रुपये जो है वो हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इस प्रश्न को फॉर्मूले को सही से उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं और हम आसानी से इसके आंसर ला सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पर कि आपको ये साइड हम जहाँ पे गुणा करना है तो गुणा भी मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर कई बार भाग है तो भाग में ये करता हूँ। तो मुझे 1-2 बच्चों ने कमेंट्स भी किए कि सर आप ये रफ कार्य जो ये इसको आप साथ में क्यों करते हैं, क्या आप डायरेक्ट करना नहीं जानते क्या, ये भाग वगैरह जो वो भी आप बोर्ड के ऊपर ही शो करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो मैथ्स में इतना होशियार नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो सभी मैथ्स में बहुत ही होशियार हो, मुझे सारे बच्चों को लेकर चलना पड़ता है। तो बच्चे के दिमाग में हर वो छोटी से छोटी चीज़ आनी चाहिए कि जब मैं आंसर ला रहा हूँ तो आंसर कैसे आ रहे हैं, किस तरह से, क्या वो भाग दे रहे तो हम भाग की क्रिया किस तरह से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे बहुत ही एक्सपर्ट हो हर क्रिया करने में। तो इसलिए हम सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्थित रूप से बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्पीड से सारी चीज़ें करते हैं, ताकि कुछ भी हमसे जो हमारी जो कमियां है, कुछ भी कमी है छोटी बड़ी, तो वो कमी भी हमारी साथ ही साथ दूर होती जाए। मैं आपको वीडियो के अंदर आप ध्यान रखें, हर मैं वो चीज़ बताता हूँ जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में गलत होने की संभावना होती है। अगर कहीं फॉर्मूला भी गलत लगने समझा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर कहीं पर हमें ये लगेगा कि नहीं ये फॉर्मूला हमें उपयोगी नहीं है तो मैं वो चीज़ भी आपको साथ ही साथ बताता जाऊंगा। कुछ शॉर्टकट अच्छे होंगे तो वो भी बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट जो है जो हमारा नुकसानदायक है तो मैं वो भी चीज़ आपको जरूर बताऊंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, कहीं भी आपको इसमें कहीं भी फालतू की चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। चलिए अब बात करते हैं विशेष रूप से। अब जो दर की जो एक बात यहाँ पर मुझे याद आई है वो बताने आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साधारण ब्याज वाले जो प्रश्न थे उसमें अगर दर वार्षिक हो या अर्धवार्षिक हो तो वहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर दर वार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो या त्रैमासिक हो तो हमारे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हमें यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले भी उपयोग करने पड़ सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि ये दर आखिर वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक वैसे होती क्या है, क्योंकि आपको गाइड में जो है वो सीधे ही आपके फॉर्मूले दे दिए होंगे कि जब मान लो अर्धवार्षिक दर हो तो आप सीधा साधा कुछ नहीं करना है, दर को आप आधा कर दीजिए और समय को दुगना कर दीजिए और यही फॉर्मूला के आप आंसर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। या त्रैमासिक दर है तो आप दर को, जैसे ये अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा कर दीजिए, समय को दुगना कर दीजिए, आपके आंसर आ जाते हैं। अगर दर त्रैमासिक हो तो आपको दर को चौथाई कर दीजिए और समय को 4 गुना, आपके आंसर आ जाएंगे। अब ये चीज़ जो है वो सीधे ही वो बता देते हैं, बहुत ही शॉर्टकट, बच्चे भी जल्दी समझ जाते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ समझ में आ गई। लेकिन वास्तव में हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होना तो चाहिए कि आखिर वास्तव में हम दर को आधा क्यों कर रहे हैं या समय को दुगना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं होगी। या जैसे त्रैमासिक है उसमें हम चौथाई क्यों कर रहे हैं या उसका समय को 4 गुना क्यों लिखते हैं, कि ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है। जो फॉर्मूला हम एक ही यूज़ कर रहे हैं, मिश्रण के लिए ही फॉर्मूला, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है।
तो फिर हम ये चीज़ें क्यों करते हैं? तो आप ध्यान रखिए, यहाँ हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे दर वार्षिक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अर्धवार्षिक हो, दर जैसे लिखी हुई है 10% अर्धवार्षिक, हमें प्रश्न में कई बार ये चीजें जरूर मिलेगी कि जब दर अर्धवार्षिक लिखी हुई हो तो इसका अर्थ क्या है। यानी अर्धवार्षिक का अर्थ ये है कि ब्याज की जो गणना है वो हर अर्धवर्ष, अर्धवर्ष का मतलब क्या होता है? अर्धवर्ष यानी एक वर्ष का मतलब हम कितने माने? 12 महीने मानते, तो अर्धवर्ष का मतलब हो गया 6 माह। यानी ब्याज की जो गणना है वो हर 6 महीने में की जाती है। ठीक है, तो हर 6 महीने का अर्थ ये हुआ कि अगर हमारे पास समय कितना है, अगर 1 वर्ष है, समय कितना माने 1 वर्ष, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर 6 माह के बाद में ब्याज की गणना की जाती है। तो एक साल में ब्याज की गणना कितनी बार की जाएगी? 2 बार। पहले 6 माह में 1 बार की जाएगी, फिर अगले 6 माह के लिए 1 बार और की जाएगी। यानी ब्याज की गणना जो है वो कितनी बार की जाती है? 2 बार की जा रही है, इसलिए हम समय को दुगना करते हैं। ठीक है, और दर को आधा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो दर जो दी हुई होती है, जैसे वास्तव में 10% जो दी हुई है, ये दर तो वैसे वार्षिक दर है, यानी एक साल में आपको ब्याज तो 10% ही लेना है। तो अगर हम ब्याज की गणना 2 बार कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि दर जो है वो पूरे साल में आपको लेना, तो ब्याज तो 10% ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, 5% पहले 6 माह में और 5% का ब्याज जो है वो दूसरे 6 माह के लिए हम गणना करते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी समय अर्धवार्षिक लिखा हुआ हो तो हमें क्या करना पड़ता है? दर को तो करना पड़ता है आधा, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से गणना कर रहे हैं तो दर जो है वो आधी ही काम में आएगी। तो अगर 10% है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? 5%। और समय जो है वो समय क्या करना है हमें? अगर 1 वर्ष लिखा हुआ है तो हम उसको, क्योंकि ब्याज की गणना 2 बार होगी, तो उसका हम दुगना है नहीं, उसकी जगह हम 2 का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से त्रैमासिक को देखें तो त्रैमासिक का अर्थ हो गया हर त्रैमासिक का सीधा सा होता है, त्रैमास का मतलब 3 मास, यानी हर 3 महीने में ब्याज की गणना की जा रही है। त्रैमासिक का मतलब यही है कि हर 3 महीने बाद। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 वर्ष में ब्याज की गणना कितनी बार की जाएगी? हर 3 महीने बाद, तो यानी 4 बार ब्याज की गणना की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए समय जो 1 वर्ष है उस 1 की जगह हम कितना यूज करेंगे? 4 यूज करेंगे। और दर जो है, दर कितनी होगी? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर दर 12% वार्षिक दी हुई है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर 3 महीने में इस ब्याज को अगर बांटना चाहे तो कितना होगा? हमें 4 का भाग देना पड़ेगा इसमें। इसलिए हम दर को क्या करते हैं? चौथाई करते हैं, उसमें 4 का भाग देते हैं। हमें जो ब्याज की दर जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 3%। और ये 3% लिखने के बाद हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न जो है और है जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अगर मान लो समय जो है वो भिन्न के रूप में दिया हुआ हो और दर अगर वार्षिक ही दी हुई हो तो हम क्या करें? क्योंकि प्रश्न तो इसमें बहुत ही सिंपल, ज्यादा कोई घुमा के इसमें प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पर आधारित इसमें प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में इसके प्रश्न भी बड़े बनते हैं, ज्यादा बड़े प्रश्न भी इसमें नहीं दिए जाते हैं। तो अगर जैसे समय अगर 2 से 1/2 वर्ष दिया हुआ हो, ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए अगर दर हम जैसे मान लिया 8% वार्षिक दी हुई है, ठीक है, ब्याज की गणना भी वार्षिक ही है। तो अब अगर इस समय का हम उपयोग कैसे लेंगे? चलिए साथ में मूलधन भी कुछ लिख देते हैं ताकि प्रश्न समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये मूलधन है, समय कितना दिया हुआ है? 2.5 वर्ष, और दर दी हुई है 8% वार्षिक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मूलधन की जगह हम 1000 रुपये लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। उसके बाद में 1 प्लस दर कितनी है हमारी? 8% बट्टा 100, और समय कितना दिया हुआ है? 2 से 1/2 वर्ष, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो करने का तरीका तो वही रहेगा, मूलधन को लिख दिया। उसके बाद में अब हमें ये ध्यान रखना है कि 2 वर्ष तो आपके पास पूरे हैं, तो 2 बार तो हम इस दर को पूरा यूज करेंगे, ठीक है। यानी 2 बार तो ये जो है 1 प्लस 8/100, 1 प्लस 8/100, यानी 2 वर्ष में तो आपके ब्याज की दर वही रहेगी। और तीसरा जो वर्ष है वो कितना है? आधा वर्ष है। तो मैंने ये कहा जब भी दर अर्धवार्षिक होता है दर को हम क्या कर देंगे? आधा कर दिए, कितनी होगी? 4%। फिर हम इसको करेंगे 100, 1000 इंटू 100 एकम 100 कितने हो गए? 108/100, ये भी हो गया 108/100,
और यहाँ हो गए 104/100। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएंगे। ऐसे जो प्रश्न आते हैं ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार जल्दबाजी में हम जब करते हैं इसको, तो हमारे ये गलत होने का एक चांस ये रहता है कि हम इसको क्या करते हैं, जब हम ये केवल दिमाग में रहता है कि हमें इसकी जगह 108/100 लिखना है, तो हम क्या करते हैं, 2 बार तो 108/100 लिख देते हैं, और तीसरी बार क्या करते हैं, हम इसी का ही आधा कर देते हैं, और हम 108 की 104 लिखने की बजाय हम इसके क्या लिख देते हैं, इसके आधे कर देते, इसलिए 54/100 लिख देते हैं। तो हमारा प्रश्न जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही है, कई बार मान लो अगर समय की जगह अगर मान लो दर अगर बट्टा में दी हुई हो, तो हम इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। जैसे दर मान लीजिए दी हुई है, जैसे 12 से 1/2%, जैसे ये दी हुई हो, इस दर का अगर उपयोग हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे। केवल मैं ये वाला भाग ही बता रहा हूँ, जैसे 1 प्लस दर कितनी दी हुई है, पहले तो हम इसको सीधा लिख देंगे, 12 दूनी 24, 24 और कितने हो गए 25/2। ठीक है, अब इस 25/2 को हम जब यहाँ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 25/2, और ये 100 जो है वो इसके पास में आपको लिखना है। ठीक है, फिर समय जितना भी दिया हुआ है तो उसको हम हल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 25/200, और फिर इसको जो सॉल्व करेंगे तो 200 एकम 200, 225/200। ठीक है, इस तरह से लिख के फिर हम इसको जो भी आप इसको सिंपल करना चाहें तो सिंपल करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये कुछ उपयोगी जानकारी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जो हमने इस वीडियो में शेयर की है, तो आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी सामान्य से जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए। आपकी गाइड में भी जो प्रश्न दिए हुए हैं अच्छे अच्छे बिल्कुल सिंपल से ही प्रश्न अभी आपको सॉल्व करने हैं, जो जिसमें आपको मिश्र धन ज्ञात करना हो या चक्रवृद्धि ब्याज सामान्य रूप से ज्ञात करना हो, जहां पर दर वार्षिक दी हुई हो या अर्धवार्षिक दी हुई हो या त्रैमासिक दी हुई हो। इस तरह के जो सिंपल जो प्रश्न आपको जितने भी दिखते हैं आप उन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बाकी जो प्रश्न होंगे, जो भी अच्छे वाले प्रश्न जो है जिसमें आपको थोड़े ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में लेंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। और मैं भी जानता हूँ कि आपके लिए भी समय की बहुत कीमत है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में वापस नए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर। तो आप तब तक अभ्यास करते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें।